सलामकुम। अच्छा, ये हमारा मास्टर प्लान का जो इकोनॉमिक्स का था उसका आज हमारा डे 2 है। और अब हम इसका ये पहले हमने ये वाला क्वेश्चन किया था जापान वाला, जिसमें इमिग्रेशन के बारे में हमने बात की थी, डिफ्लेशन के बारे में, पॉवर्टी के बारे में 8 मार्क्स का क्वेश्चन किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। पैसेज पढ़ लेते हैं। इवन दो ये स्टिमुलस इट डजंट हैज टू बी नेसेसरीली यूज्ड इन आवर आंसर्स, बट फिर भी हमें पढ़ लेते हैं टू गिव अस एन आइडिया कि क्वेश्चन किस बारे में है। कहते देयर इज अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज फर्म्स इन अफ्रीका देन इन एशिया। ऑब्वियसली अफ्रीका इज अ पुअर कंट्री, तो लार्ज फर्म्स इधर एज कम्पेयर टू एशिया कम है। The two African countries with the largest firms are Nigeria and South Africa. These two countries' firms have more capital goods than most other African countries. कैपिटल गुड्स की टर्म की बात कर रहा है, इट मीन्स के हो सकता है वो ए पार्ट भी अगर हम देखें तो उसने कैपिटल गुड की डेफिनेशन पे ही मांगा हुआ है। Firms in South Africa produce a range of products including coal and petrochemicals. In recent years, a number of African firms have developed into multinational companies producing mainly in other African countries. एमएनसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, कैपिटल गुड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, और गोल्ड के ऊपर भी मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन नजर आ रहा है, उसमें भी ये पूछ सकता है। तो ये जो पहला हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन है। कहता है कैपिटल गुड बताएं, कैपिटल गुड क्या होता है। मार्क्स की स्क्रीन पे सीधा जंप करते हैं। 2 पॉइंट्स लिखने हैं हमने कैपिटल गुड के बारे में। पहला उसने पॉइंट लिखे हैं, इट्स एन ह्यूमन मेड गुड यूज इन प्रोडक्शन, यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक ऐसा गुड होता है जो कि बाकायदा खुद यूज होता है किसी और चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई सर्विस ऑफर करने के लिए। ह्यूमन मेड गुड होता है, खुद अपने आप में एक ह्यूमन गेट है, हम इंसान ही बनाते हैं। लेकिन इसका प्राइमरली यूज कस्टमर के यूज के लिए नहीं होता, बट इट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सच स्टफ कि इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टू चैलेंजेस फेसिंग स्मॉल फर्म्स। कोई से भी दो चैलेंजेस बताने और उनको एक्सप्लेन करना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, दो चैलेंजेस बताने के 2 मार्क्स होंगे, और उन दोनों की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने के आगे मजीद 2 मार्क्स होंगे। कोई से भी दो। तो कोई से भी हमने दो चैलेंजेस बताने हैं। फॉर एग्जांपल उसने पहले कहा है कि द फर्स्ट चैलेंज दैट स्मॉल फर्म हैज टू फेस इट्स लैक ऑफ फाइनेंस। यहाँ तो उनके पास फाइनेंस होता नहीं, और अगर वो फाइनेंस रेज करने की कोशिश करें तो उनको डिफिकल्टी होती है। कोई बैंक उनको लोन नहीं देता, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट उनको लोन नहीं देता, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी वर्थ, उनकी उनके अंदर लोगों को, इन्वेस्टर्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। आगे उसने एक्सप्लेनेशन ये, बैंक्स में बी मोर रिलेक्टेंट टू लेंड टू स्मॉल फर्म्स बिकॉज ऑफ देयर lack of capability or their lack of potential that bank doesn't see in them। ठीक है, तो एक ये रीजन हो सकता है। फिर ये है कि दे मे नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हमने पढ़ा था बिजनेस के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि टेक्निकली इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर दोस बेनिफिट्स ओनली एंजॉयड बाय द बिजनेस व्हेन इट्स एक्सपैंडिंग। मतलब ये वो बिजनेस फेस कर सकता है जो बड़ा हो सकता है, और उसका फायदा क्या था, एवरेज कॉस्ट रिड्यूस होती है। बट इफ इट्स अ स्मॉल फर्म इट मे नॉट बी एबल to enjoy the economies of scale, hence may have higher average cost than those businesses that are enjoying economies of scale। फिर not well known brand image कोई नहीं है, तो difficult to attract consumers। ये क्वेश्चन easy है, we can just read it and इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इट्स अ वेरी प्रीटी गुड इजी आंसर। आगे कहते हैं, एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ अ राइज इन इनकम में अफेक्ट फॉर द मार्केट ऑफ गोल्ड। इसके अंदर हमें एक डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम बनानी है, जिसके अंदर हमने ये शो करना है कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो उसकी वजह से हमारी जो मार्केट है उस पर क्या, गोल्ड की मार्केट उस पर क्या फर्क पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर 4 मार्क्स होंगे आपके, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स जो होंगे वो आपके डायग्राम के मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स होंगे आपके एक्सप्लेनेशन के। अब इसमें डायग्राम नहीं बनी हुई, लेकिन मैं इसकी डायग्राम में भी बनाता हूँ खुद। तो ये मैंने एक ग्राफ बनवा लिया अपने पास कि जब हमारी गोल्ड मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा जब हमारी इनकम जो इंक्रीज होंगी। सबसे पहले जो समझने वाली बात यह है कि जब भी हमारी इनकम्स इंक्रीज होंगी तो इसका मतलब है हमारी अब डिमांड गोल्ड की वो टेक्निकली राइज कर रही है। तो हमने एक सिंपल ग्राफ प्लॉट किया, जिसके जो एक्स एक्सिस होंगे वो क्वांटिटी को शो करेगा। हमेशा ये इकोनॉमिक्स का रूल है, मोस्ट प्रोबेबली यू आल्सो मेक डिमांड एंड सप्लाई पैराग्राफ्स, ये क्वांटिटी का आ गया। और जो वाई एक्सिस है ये हमारा प्राइस का आ गया। हमने इसको पी से प्लॉट कर दिया, जिसके आगे हमने क्यू लिख दिया। फिर हमने नॉर्मल वैसी प्लॉटिंग की। सबसे पहले हमने सप्लाई की लाइन ड्रॉ की, जो कि ये ब्लू कलर की है। सिंपल हमने एक जहाँ मर्जी सेट करके, इसका कोई खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, सेंटर में करके हमने एक सप्लाई की लाइन ड्रॉ
कर दी और सप्लाई की लाइन हमेशा इसी तरह से ग्रो होती है। आई डोंट नो कि सप्लाई का पॉजिटिव ग्रेडियंट है या नेगेटिव ग्रेडियंट है। आई गेस इट्स अ पॉजिटिव ग्रेडियंट, टेंजेंट। पॉजिटिव ग्रेडियंट हो गया। उसके बाद हमने इसको, जो हमारी ब्लू लाइन है, दैट इज आवर सप्लाई एस, ठीक है। उसके बाद हमने एक सिंपल प्रीवियस डिमांड की लाइन ड्रॉ की जो कि D1 है, जो कि हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की हुई है D1। वो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम बना, जिसको हमने कहा E1। यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम किस इधर बन गया, किस इधर जहाँ पे ये P1 की प्राइस आ रही। तो ये 3.5 कुछ प्राइस थी। अब ये कंसर्न हुआ है कि हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब सिंस हमारी जो है वो गोल्ड की डिमांड इंक्रीज, गोल्ड इनकम्स राइज कर रही है, तो ऑब्वियसली उसका फर्क काम है, अगर हमारी जो डिमांड होगी वो इंक्रीज करेगी। अब जो हमारी पहली डिमांड की लाइन थी वो शिफ्ट करके ये वाली लाइन बन जाएगी, क्योंकि डिमांड जब भी इंक्रीज होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट करती है, बल्कि जब डिक्रीज होगी तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगी। सप्लाई भी जब इंक्रीज होती है राइट की तरफ शिफ्ट करती है, और डिक्रीज हो तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करती है। सप्लाई की लाइन वही रहेगी, क्योंकि सिर्फ इनकम्स बढ़ी है जिसकी वजह से डिमांड की लाइन इंक्रीज हुई है, तो एक नई डिमांड की लाइन हमने यहाँ पे प्लॉट की है। अब ये डिमांड की लाइन जो प्लॉटेड वाली है, डॉटेड वाली है, ये जहाँ से सप्लाई के साथ, सप्लाई वाली लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगी, ये हमारा नया इक्विलिब्रियम बन गया। अब हमारा इक्विलिब्रियम E1 से E2 की तरफ चला गया, और हम अपेरेंटली देख सकते हैं कि पहले हमारी प्राइस बन रही थी इक्विलिब्रियम की 3.5, अब बन रही है 4। तो ये एक अच्छी सी मतलब ये सही भी है, क्योंकि जब डिमांड, लोगों की इनकम बढ़ रही है, उससे डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो जूलर्स होंगे वो गोल्ड की प्राइसेस को थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे, बिकॉज दे नो नाउ पीपल कैन स्पेंड मोर। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। इधर हमने P1 P2 करना है, ये क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम E1 से E2 पे शिफ्ट हो जाएगा। E1 इज द ओल्ड इक्विलिब्रियम, E2 इज द न्यू इक्विलिब्रियम आफ्टर द डिमांड हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू द चेंजेस इन इनकम। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो वो ये लिखी हुई है। When income rises, people have more money to spend, increasing their ability to buy gold. उसकी ability to buy gold obviously बढ़ी, जिसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ी है। As demand increases, both the price and quantity of gold rise in the market. Q1 से हम Q2 पे आ गए जब नया इक्विलिब्रियम बना, और P1 से हम P2 में आ गए, प्राइस भी इंक्रीज कर गई, क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गई। अब हम आते हैं अपने लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है, डिस्कस वेदर और नॉट एमएनसीज इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन देयर होस्ट कंट्रीज। दो तरह की कंट्रीज होती हैं, एक होम कंट्री होता है जिधर एमएनसी ओरिजिनली जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था उनकी पेरेंट कंट्री, और एक होस्ट कंट्री होता है जहाँ पे वो नई कंट्री में जाके अपने प्रोडक्शन सेटअप ऑन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी आप पाकिस्तान में है, मैं रशिया में जाके अपना प्रोडक्शन यूनिट ओपन करता हूँ, तो अभी रशिया मेरी होस्ट कंट्री है। अब वो कह रहा है कि क्या एमएनसीज प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं होस्ट कंट्रीज में जाके कि डिक्रीज करते हैं। सिंस एक डिस्कशन का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो दो तीन पॉइंट्स हमने फेवर में देने हैं और दो तीन पॉइंट हमें अगेंस्ट देने हैं, और उसके बाद हमने एक कंक्लूजन दे देना कि वेदर दे डू इंक्रीज और नॉट। इसकी मार्किंग स्कीम पढ़ते हैं। Why they might, क्यों there is a chance कि they will increase the production and productivity in their host countries। पहली तो बात ये है कि they may have higher demand for their products, and they may also create demand for raw materials from domestic firms। हम इसको ऐसे करते हैं कि इसको भी प्रॉपर अपना एक आंसर ड्राफ्ट कर लेते हैं इसके अंदर भी, जैसे हमने बिजनेस के करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था एमएनसीज वाला कि क्या एमएनसीज इंक्रीज करती हैं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन हाउस कंट्री, सिर्फ प्रोडक्शन की भी बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी की भी बात हो रही है, कि उधर जाके वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगी, मतलब जो पहले से प्रोडक्शन और टोटल आउटपुट उसमें कोई हेल्प करेंगी, इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेंगे कि नहीं। अब ये सारे पॉइंट्स हैं, ये हम सारे ही कवर कर लेते हैं ताकि एमएनसीज वंस एंड फॉर ऑल हमारा अच्छी तरह से कवर हो जाए। सबसे पहला पॉइंट वो कहता है हायर डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स, एमएनसीज ऑफन सेल पॉपुलर प्रोडक्ट्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन टू मीट डिमांड। एमएनसीज जब भी होस्ट कंट्रीज में जाते हैं तो ऑब्वियसली दे गो देयर फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स दैट हैव वेरी वेरी हाई डिमांड। जब पॉपुलर प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाते हैं, जब वो पॉपुलर प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली उस डिमांड को मीट करने के लिए वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ताकि इस डिमांड को मीट कर सके, तो एमएनसीज के जाने से प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगी।
Second point is support for local firms. MNCs need raw materials and services, creating business opportunities for local suppliers. MNCs अगर जाएंगे तो जब उन्होंने प्रोडक्शन करनी है, जब उन्होंने वो पॉपुलर प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो उसके लिए उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, सर्विसेज चाहिए होंगी, तो वो किसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनेंगी? वो ऑब्वियसली लोकल सप्लायर्स के पास जाएंगे। हेंस इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल सप्लायर्स। अब लोकल सप्लायर्स भी अब ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से प्रोडक्शन ओवरऑल फिर बढ़ेगी। न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। MNCs introduce better machines and modern techniques improving productivity। जब भी MNCs आती हैं वो अपने प्रोडक्शन यूनिट लाती हैं, तो जो एडवांस कंट्रीज में मशीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एडवांस कंट्री में जो IT मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, वही होस्ट कंट्री में आके भी इस्तेमाल करते हैं, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। चौथा पॉइंट, वर्कफोर्स ट्रेनिंग। दे ट्रेन वर्कर्स मेकिंग them more skilled and efficient leading to higher output। MNCs आती हैं, उनके तरीके मॉडर्न होते हैं, वो आके हमारी वर्कफोर्स को हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। जब भी स्किल्स इंप्रूव होती है तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है। आगे चलते हैं कि नो, एमएनसीज मे नॉट ऑलवेज इंप्रूव प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसके क्या पॉइंट्स हैं? हार्म टू लोकल बिजनेसेस। एमएनसीज compete with domestic firms, sometimes forcing them to close, reducing overall production। एमएनसी आ तो गए, अब वो आके जो प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो हो सकता है वो डोमेस्टिक फर्म्स भी थी, वो भी वही वाला प्रोडक्ट सेल कर रही थी, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी हार्ड फॉर डोमेस्टिक फर्म्स compete with एमएनसी। और अगर तो वो कस्टमर्स एमएनसी की तरफ शिफ्ट हो गए, तो द लोकल फर्म्स वुड बी फोर्स्ड टू बी क्लोज्ड, और जब वो बंद हो जाएंगे तो ओवरऑल प्रोडक्शन तो डिक्रीज कर जाएंगी ना। Then resources exploitation. They may overuse natural resources, reducing long-term production। एमएनसी जब भी किसी कंट्री में जाती है ना, वो एक चीज़ यही करती है कि उधर के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर यूजुअली वो ऐसे कंट्रीज के अंदर आते हैं जहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, तो वो इधर आके ओवर यूज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को, जिससे अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म की जो उस कंट्री की प्रोडक्शन है ना, वो कॉम्प्रोमाइज होगी। फिर पुअर वर्किंग कंडीशंस। some MNCs overwork employees, leading to low morale and lower productivity। कुछ MNCs आके लेबर को भी एक्सप्लॉइट करती है, जैसे पाकिस्तान में आके वो चाइल्ड लेबर को इस्तेमाल करनी है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी चीपर। अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, इसकी वजह से पुअर वर्किंग कंडीशन होने की वजह से एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी और मोरल कम होता है, जिससे अल्टीमेटली पूरे कंट्री के एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। कंक्लूजन पढ़ते हैं। अच्छा, इससे हम कोई 2 पॉइंट्स ऊपर से बता देते हैं, 3 पॉइंट्स ऊपर से बता देते, 2 नीचे से बता देते, उनकी पॉइंट लिखते, उसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन लिखते, तो हमारे ऊपर तकरीबन 6 मार्क्स आ जाने थे, 2 मार्क्स हमारा कंक्लूजन है। MNCs can boost production and productivity by bringing investment, technology, and training. However, if they harm local businesses, exploit resources, or create poor working conditions, ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो शॉर्ट फॉर्म में कौन से सारे पॉइंट्स लिखने हैं। The impact may be negative. The effect depends on how MNCs operate and how the host country regulates them। वो कहता है कि ये हम कह नहीं सकते, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ट्रेनिंग ला रहे हैं, लेकिन वो हमारे क्या कहते हैं लोकल बिजनेसेस को भी हार्म करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे रिसोर्सेज, वो पुअर वर्किंग कंडीशन में आएंगे, तो कुछ कह नहीं सकते। किस चीज़ पे चीज़ डिपेंड करती है? ये डिपेंड करता है कि एमएनसीज ऑपरेट किस तरह से करती है, उसके अपने एजेंडास क्या है, और हाउ द होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट उनको उनके ऊपर क्या रेगुलेशन लगाती है। हो सकता है होस्ट कंट्री की गवर्नमेंट कहे कि नहीं, आपने चाइल्ड लेबर नहीं इस्तेमाल करनी, आपने लोकल बिजनेसेस को नहीं हार्म करना। So it ultimately depends upon how MNC is operating and how the host country's government is regulating them।